मिडिल ईस्ट में जंग की तस्वीर बहुत बड़ी होती जा रही है। इजराइल ने लगातार दूसरे दिन ईरान पर एयर स्ट्राइक कर दिया है। इजरायली फाइटर जेट्स ने शुक्रवार देर रात ईरान के परमाणु ठिकानों को दोबारा निशाना बनाया है। इजरायली हमलों में अब तक 104 लोग मारे गए और 376 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। जवाब में ईरान ने 150 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की ओर दागी हैं। इनमें से 6 मिसाइलें राजधानी तेल अवीव में गिरी। इस हमले में इजराइल के 2 नागरिकों की मौत हो गई है, वहीं 63 लोग घायल हुए हैं। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में इजरायली रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाने का दावा किया गया है। ये बड़ी खबर है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि इजरायली रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाया गया है। ईरान इजराइल जंग के बीच दुनिया अब 2 हिस्सों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है तो चीन ईरान का साथ दे रहा है। यानी 2 देशों की लड़ाई अब विश्व युद्ध की शक्ल में क्या तब्दील होती हुई नजर आ रही है। कई ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। 2 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इजराइल ने जब हमला किया था उस समय की तस्वीरें आपके सामने हैं और ईरान ने जब बदला लिया उस समय की तस्वीरें आपके सामने हैं। 24 घंटे में दूसरी बार ईरान पर हमला हुआ है और इसके जरिए अब दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। 2 और न्यूक्लियर ठिकानों पर भी बड़े हमले की खबर निकलकर सामने आई है। इजराइल ईरान का ये जो युद्ध है वो जिस तरह की शक्ल अख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है, आगे आने वाला स्याह पक्ष इन दोनों ही मुल्कों का अब दुनिया के सामने है। आगे क्या स्थिति बनेगी ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन पहले कल से आज तक का एक जंगी हालात का अपडेट भी जल्दी से आप जानिए। इजराइल ने 200 फाइटर जेट से ईरान पर हमला किया है। इजराइल ने इसे ऑपरेशन राइजिंग लाइन का नाम दिया है। इजरायली हमले में ईरान के 20 मिलिट्री कमांडर मारे गए हैं। ईरान ने पलटवार किया, इसे 2 प्रॉमिस 3 नाम दिया गया है। ईरान ने जवाबी हमले में 150 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी हैं। ईरान ने इजराइल के रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाया है। ईरान ने इजराइल के 2 F-35 विमान भी मार गिराए हैं। इजराइल की ओर से कहा गया है कि ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ईरान समझौता करे वरना बड़ा हमला होगा। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी से बातचीत की है, हालात की जानकारी दी है। कुल मिलाकर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसने बहुत सारे सवाल मौजूदा वक्त में खड़े कर दिए हैं। ईरान ने पलटवार किया है, इजराइल लगातार हमले कर रहा है। ईरान ने भी 150 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिनमें से कई को मार गिराने का दावा इजराइल की ओर से किया गया है। हमले में इजराइल के 2 नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि 83 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। तो मौजूदा वक्त में कई ऐसे सवाल हैं, दुनिया भर में इसका किस तरह का असर पड़ेगा, उसी पर बड़ी चर्चा के लिए खास मेहमानों की मौजूदगी है। उनका परिचय तारुफ आपसे करवा देती हूं। दीपक वोहरा जी स्टूडियो में आ चुके हैं, पूर्व राजनयिक हैं, तमाम मुद्दों पर अपनी राय हमेशा रखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। लगातार आप हमारे साथ बने रहे। पाकिस्तान से जब हमले के दौरान हमने भारत का मजबूती से पक्ष दुनिया के सामने रखा था। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका हम रुख करेंगे, उसके बाद मेहमानों के साथ हम बड़ी चर्चा करने वाले हैं। बड़ी खबर आ रही है, ईरान इजराइल जंग से जुड़ी बड़ी खबर। इजराइल ने ईरान के एयरपोर्ट पर हमला किया है। इजराइल ने ईरान के एयरपोर्ट पर हमला कर दिया है। ईरान के तेहरान में एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, ईरान के महराबाद एयरपोर्ट पर हमला किया गया है फाइटर जेट से। इजराइल की ओर से यह हमला किया गया है। ईरान के फाइटर जेट्स को निशाना बनाया गया है। ईरान एयरफोर्स से जुड़े बेस को तबाह करने का दावा भी किया गया है। फाइटर जेट से इजराइल ने किया है हमला। ईरान के फाइटर जेट को निशाना बनाया गया है। लगातार इजराइल की ओर से हमला किया जा रहा है, ईरान उसका जवाब दे रहा है। ईरानी एयरफोर्स से जुड़े बेस को तबाह करने का दावा इस वक्त इजराइल की ओर से किया गया है। इजराइल ने तेहरान में ईरान के एयरपोर्ट पर यह हमला हुआ है। जो तस्वीरें भी आ रही हैं लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान के महराबाद एयरपोर्ट पर यह हमला किया गया है। फाइटर जेट से इजराइल ने जबरदस्त हमला किया है। ईरान के फाइटर जेट को निशाना बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जल्दी जल्दी एक एक टिप्पणी तमाम मेहमानों से मैं लेना चाहूंगी। सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, आपसे ये सवाल, इजराइल ने ईरान के एयरपोर्ट पर हमला किया है, तबाह करने का दावा किया गया है, दुनिया किस ओर मुड़ती हुई दिखाई दे रही है अब जब इस तरह के हालात बन गए हैं? चित्रा जी धन्यवाद। मैं कहूँगा कि आश्चर्य हो रहा था आज तक, अभी तक मुझे, कि ईरान किस तरीके से इतना बड़ा देश, जबकि हम देखें कि इजराइल जो है 75 गुना छोटा देश और आबादी में 90 कहाँ उनकी और कहाँ इनकी आबादी, 10% आबादी, जीडीपी ज़्यादा ईरान का बनस्पत इजराइल का, और जिस प्रकार से कंप्लीट पैरालिसिस ईरान
बिल्कुल घुटने टेक दिए, लेकिन उसके बाद उसने 100 ड्रोन जरूर फायर करने की कोशिश की, नुकसान नहीं हुआ। कल रात फिर 100 ड्रोन उसने फायर किए हैं, तो शायद तेल अवीव के ऊपर मुझे लगता है, लेकिन आयरन डोम और जिस प्रकार से डेविड स्लिंग ने रोक रखा है, जो ईरान का जो मैं को पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन ईरान जो है जिस प्रकार से नुकसान हुआ है, टॉप लीडरशिप खत्म, टॉप साइंटिस्ट खत्म, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन खत्म, ईरान के पास रहा क्या? अब इज्जत बचाने के अलावा अब ईरान के पास कुछ नहीं। पलटवार अब दोबारा इजराइल ने किया है। अब मुझे लगता है जिस प्रकार से तेहरान पे एयरपोर्ट के ऊपर हमला सवेरे सवेरे हुआ है, साफ दर्शाता है कि लड़ाई और पार की है। इसमें अब अगर चीन उतरता है लड़ाई के बीच में, तो वाकई ये एक सोचने का पड़ेगा कि अब हम लोग इसके बाद कहाँ जाएंगे। नहीं तो कल तक तो यही था कि ईरान जो है घुटने टेक दिए हैं, ईरान में काबिलियत नहीं है। अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और लगता तो यही है कि ईरान को मुश्किलें पेश आएंगी, क्योंकि उसके पास ना लीडरशिप है, ना उसके पास मिलिट्री हार्डवेयर है, बिल्कुल उनका एयर डिफेंस जो है कंप्लीटली पेनिट्रेट हो चुका है। और 376 नागरिक हमले में ईरान के जख्मी हुए हैं, ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर भी आ रही है। और दूसरी तरफ से पलटवार भी लगातार जारी है। दीपक बोहरा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, दोनों मुल्क के सोच जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इन सबके बीच अमेरिका और चीन का भी अब सामने आ जाना, ये क्या बताता है? बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमेशा की तरह शिकायत है कि 2 आउटस्टैंडिंग सोल्जर्स बैठे हैं, मैं बीच में फंस गया हूँ, और साथ में तो आप हैं। यू आर ब्रिलियंट, यू आर एब्सोल्युटली द बेस्ट। बेटा, इसका नाम क्या था ऑपरेशन का जो इजराइल ने किया है? ऑपरेशन राइजिंग लायन। इजराइल ने जो हमला किया, इजराइल ने किया हमला, उसका नाम ऑपरेशन राइजिंग लायन। इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। राइजिंग लायन, लायन इज द लायन ऑफ जूडा, और जूडा का ये लायन ऑफ जूडा एक नाम दिया जाता है लॉर्ड जीसस क्राइस्ट को। तो ये राइजिंग लायन, जैसा हमारा ऑपरेशन सिंदूर के अपने मायने थे, तो राइजिंग लायन के भी बहुत खास सिग्निफिकेंस है इजरायलीज के लिए, कि अब शेर उठ गया है। जीसस क्राइस्ट, भले ही ये यहूदी हों, बट बाइबल का रेफरेंस है कि अब उठ रहे हैं, हम वही करने जो हमें करना चाहिए। सेकेंड चीज, डोनाल्ड ट्रंप, क्षमा कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने, आपको याद होगा कि उनसे पहले जो एक होते थे बरकत हुसैन ओबामा, उन्होंने साइन किया था ईरान के साथ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में ये करो। ट्रंप साहब ने आते ही उसको फाड़ दिया, क्योंकि उनसे पहले किसी ने कुछ किया हो उसको स्वीकार नहीं करते हैं। वही चीज अब ये कह रहे हैं ईरान से कि एक डील को, वही चीज, एग्जैक्टली द सेम थिंग, लेकिन ये ट्रंप ने करवाया है, ओबामा ने नहीं करवाया। और इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल स्ट्रगल, ट्रंप साहब ने क्या बोला है, मैंने कहा था कि 60 दिन के अंदर अगर ईरान नहीं मानेगा तो मैं ठोकूंगा। 61वें दिन पे ठोका गया है, इजराइल ने उसको ठोका है। अब उनके एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पहुंच गया, पूरी ताकत वहां है। अगर ईरान ने हमला किया अमेरिकन एसेट्स पे, मैम, इसका दूसरा वर्ड होता है खुदकुशी। वो नहीं करेगा। वो 95 साल का जो मुल्ला है वहां पे बैठा हुआ, जो बड़ी बड़ी बातें, आई डोंट इवन नो इफ ही स्टिल अलाइव, कुछ पता नहीं, क्योंकि हो सकता है उसको भी भेज दिया हो खजूर के पास जहां वो उसको जाना चाहिए। बट फाइनली आखिरी चीज ये कहना चाहता हूं मैम, चाइना का जो है ना कि चाइना उतर आएगा, वो स्टेटमेंट्स देगा। एक सिपाही नहीं भेजे, कौन भेजेगा लड़ने के लिए? इजराइल से पंगा लेगा, अमेरिका से लेगा? ये तो ट्रैप है चाइना के लिए। बोलेगा मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, मैं कुछ नहीं करेगा। और ये जो जहाज गए थे ना मैम इजराइल के, ये कौन सी एयर स्पेस के थ्रू गए थे? जॉर्डन और सऊदी अरेबिया, और दोनों ने कहा हाँ टाइगर ठोको उसको। ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो हमला किया गया है वो भी हम दिखा रहे हैं, जरा इसके बारे में भी आप प्रकाश डालें। अब इससे ज्यादा मैं क्या बताऊंगा मैम, उसका नतान्ज, मैं तो गया हुआ उधर, जो उनका बेस है जहां पे सेंट्रीफ्यूज काम कर रहे हैं और वो एनरिच कर रहे थे, ये बिल्कुल सही है। जब पहली बार ट्रंप ने कहा था कि मैं डील करूंगा ईरान के साथ, इजराइल ने कहा था मत कर, मेरे लिए ये जिंदगी और मौत का है। और अब ट्रंप भी, मेरा ख्याल, उनका इरादा बदल गया है। जो डील वो ईरान के साथ करना चाहते वो ये है, नो न्यूक्लियर ईरान फॉर द नेक्स्ट 5000 ईयर्स। यही डील करेगा और कुछ नहीं करेगा। और उसके सबसे बड़े न्यूक्लियर जो एसेट्स थे उनको खत्म कर दिया। फाइनली मैम, रोनन बर्गमैन की किताब में मैं लाया नहीं हूं अपने साथ, कभी मौका मिले दोनों जनरल साहिबान को पढ़िएगा। राइज एंड किल फर्स्ट, ये इजराइल का डीएनए है, उनके खून में। उठो और पहले मार दो उसको, इससे पहले कि वो आप पे हमला करे। इजराइल की पॉलिसी इस किताब के जरिए आप समझ सकते हैं। और मौजूदा वक्त में वही स्थिति भी देखने को मिल रही है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो हमला हुआ है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि वो कौन कौन से हिस्से हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, अब आपके पास आते हुए, इजराइल ने ईरान के सबसे जो अहम है
नातनज सहित 3 अहम न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया है पूरी तरह से। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की ओर से भी इस बात को एक्सेप्ट किया गया है। और 45 साल के सबसे बड़े हमले में ईरानी आर्मी चीफ मोहम्मद बघेरी, रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर हुसैन सलामी, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के चीफ आमिर अली हाजीदाह के अलावा 2 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक मेहदी तेहराची और फरदून अब्बासी भी मारे गए हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है कि मोसाद की खबरें जो हैं वो ईरान के अंदर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये दिखाता है कि सीआईए की इंटेलिजेंस सिस्टम बहुत अच्छा है। उन्होंने वहाँ लोकल एसेट्स को पाला हुआ है, जो उनको ना सिर्फ जनरल साहब का नाम बताते हैं, वरन जनरल साहब किस कमरे में, किस ऑफिस में, किस घर में, किस समय पे है, ये भी बताते रहते हैं। क्योंकि आप देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि IAEA ने एक बहुत लंबा लिस्ट बनाया था कि ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स कहाँ कहाँ हैं, जो प्लेस हिट किए गए हैं, इनमें जो साइंटिस्ट हैं, इन सब के डिटेल्स IAEA की रिपोर्ट में पहले से ही अवेलेबल थे। लेकिन आगे बढ़कर वो साइंटिस्ट रहता कहाँ पर है, वो साइंटिस्ट किस वक्त काम के लिए जाता है, और तो और इसके पहले इजराइल की मोसाद ने तो वो साइंटिस्ट जब काम पे जा रहा है, किस कार से काम पे जा रहा है, उस कार को ही उन्होंने ड्रोन से उड़ा दिया था, अगर हम याद करें। लेकिन हाँ, आज जो हमला हुआ है कल रात को, इसमें सबसे बड़े उनके जो ठिकाने थे, उसमें इन्होंने जो 4000 से ज़्यादा सेंट्रीफ्यूज लगाए हैं यूरेनियम को परिष्कृत करने के लिए, उस पर किए गए हैं। ईरान बहुत कोशिश कर रहा है कि यूरेनियम को और ज़्यादा प्यूरिफाई करके 60% से 90% ले आए। क्यों? क्योंकि वेपन ग्रेड यूरेनियम अगर बनाना है जिससे कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा सके, तो उसके लिए 90% तक यूरेनियम को परिष्कृत करना पड़ेगा। इन सेंट्रीफ्यूज को जो हिट कर दिया है, ये बड़ा थोड़ा ईरान के लिए नुकसान है। हम अगर याद करें, पिछले साल चाइना ने एक कमर्शियल शिप के मदद से 1000 सेंट्रीफ्यूज भेजे थे इजराइल को। तो पिछले साल के अक्टूबर में उनमें से करीबन 400 सेंट्रीफ्यूज को नष्ट कर दिया गया। आज रात की अटैक में भी शायद बाकी जो सेंट्रीफ्यूज थे उनको नष्ट कर दिया गया है। ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। जी, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, और यकीनन ये जो सेटबैक है, अब आगे आने वाले वक्त में सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या पूर्ण युद्ध बहुत लंबे समय तक, क्योंकि ईरान पर कई प्रतिबंध भी हैं, लड़ सकता है? अमेरिका और इजराइल के सामने कब तक खड़ा रहेगा, या फिर अपने घुटने टेकने के लिए मजबूर होगा? दीपक वोरा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था मैम, ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के मेजर जनरल साहब को मारा है, इसकी एक बड़ी अच्छी एक कहानी है। और मैंने एक मैसेज भेजा था अपने एक इजरायली दोस्त को, रिटायर्ड जनरल। मैंने कहा कि व्हाट्स द टाइम, और उनका जवाब आया वॉच योर वॉच, यानी अपनी घड़ी का ध्यान। अब मैम, लोगों का मानना है, आपको पता होगा कि आतंकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और मैड मुल्ला मुनीर गए थे, तुर्की गए, ईरान गए, और ईरान में कहते हैं, अभी तक पता नहीं है, कि एक स्पेशल बहुत खूबसूरत घड़ी मुल्ला मुनीर ने ये रेवोल्यूशनरी गार्ड वाले को दी। उस घड़ी के अंदर GPS ट्रैकर था। उनको मालूम था ये कहाँ है, क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, बूम चला गया वहां पर। इसीलिए अमरीकियों ने मुल्ला मुनीर को बुला रखा है, शहनशाह, टाइगर, ये सब कुछ। वो बड़ा खुश है, बट ही इज अ वॉकिंग डेड मैन। ईरान उससे बदला लेगा। अब ये बात, इसकी पुष्टि हो जाएगी। तो मेरा ये मानना है मैम, जो ये हमला हुआ है, ईरान के साथ दुनिया में कोई नहीं खड़ा है मैम। नहीं, आप ये बहुत गंभीर बातें कह रहे हैं। ये बात अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, आप बहुत गंभीर बातें, या आपने ऐसे हंसी में आप कह रहे हैं कि एक वॉच दिया, या आप ऐसे ही मजाक में इन बातों को कह रहे हैं? नहीं, सीरियसली मैं कह रहा हूँ मैम, दिस इज क्या है? एक घड़ी उसको प्रेजेंट की थी, बड़ी महंगी घड़ी। किसको प्रेजेंट की थी? इस्लामिक रेवोल्यूशन, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का जो कमांडर था ना, मेजर जनरल जिसको मार दी, सलामी, वो सलामी वाले को एक घड़ी प्रेजेंट की थी मुल्ला ने। GPS लगा हुआ था, जो हेल्प कर रहा था अमेरिका को, जो बता रहा था इजराइल को। और ये घड़ी भी पहले भी इजराइल ने ये किया है, कितने लोगों के साथ घड़ी वाड़ी खरीदते थे, उसमें GPS लगा दिया, या रेडियो खरीदे, नहीं, बट किसी मुल्क के आर्मी चीफ के जरिए तो पहली बार अगर इस तरह की बातें करेंगे। वेरी मच। तो क्यों बुलाया वॉशिंगटन में? दामाद है उनका, उसको क्यों बुलाया कि तू रास्ते से हट जा, जब हम ठोकेंगे। और ये जो IAEA की रिपोर्ट अभी ग्रुपी बात कर रहे थे मैम, अभी कुछ दिन पहले तो आई है, और उसमें ये कहा है, ईरान कहता है कि मेरा न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल। एंड मैम, लिसन टू द रिपोर्ट, उसमें कहते हैं ईरान झूठ बोल रहा है, उसका जो प्रोग्राम है वो वेपन्स के लिए है। ये IAEA खुद कह रही है, द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, हम भी उसमें हैं, हमने भी हस्ताक्षर किए हैं कि ईरान झूठ बोल रहा है। ईरान अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है इस समय मैम। सऊदी अरेबिया डरता है उससे, UAE डरता है उससे, बहरीन डरता है उससे, कि अगर ये न्यूक्लियर पावर बन गया मिडिल ईस्ट में, हमें कच्चा चबा जाएगा। ये नहीं होने देंगे मैम।
ये बड़ी बात है और अमेरिका भी यही चाहता है। और यहाँ पर एक जो जानकारी, क्या कुछ अरब देशों के बूते ईरान पूर्ण युद्ध में उतर सकता है? अगर इस सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, क्या इस तरह की स्थिति है? क्योंकि जवाबी कार्रवाई और पलटवार उसकी ओर से भी किया जा रहा है। देखिए चित्रा जी, ईरान जो है आज की तारीख में टोटली आइसोलेटेड है। क्यों आइसोलेटेड है? ईरान के बरखिलाफ कौन खड़ा है? कोई भी नहीं चाहता है कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर के तौर पर उभरे, और यही कारण है कि ईरान ने फिलिस्तीनियों का साथ दिया। क्यों फिलिस्तीनियों का साथ दिया? सुन्नी होते हुए भी, और ये शिया देश है इसलिए क्योंकि सारे सुन्नी देश जो मिडिल ईस्ट के थे वो जाकर के यूएसए के साथ मिल गए थे। इसका डर था ईरान को, और ईरान को अगर उसकी लीडरशिप चाहिए थी इस्लामिक वर्ल्ड की, तो उसने सोचा फिलिस्तीनियों का साथ देकर के इनको ये अपना जो यहूदी हैं उनके साथ लड़वाना और यहूदियों का खात्मा करना। 1979 के बाद आप मानिएगा, जब से इजराइल का जन्म हुआ टिल 1979 तक इजराइल ने ईरान को उभरने में मदद की। जब तक राजा पहलवी उधर थे, उभरने में मदद की। उनके इंटेलिजेंस एजेंसी सवाक को खड़ा करने की मदद इजराइल ने की ईरान के लिए। लेकिन जैसे ही 1979 में रेवोल्यूशनरी का रहा है, उनका एक ही मकसद था कि यहूदियों के अस्तित्व को ख़त्म करना। तो ईरान समझ गया था कि अगर इन्होंने हमारे अस्तित्व को ख़त्म करना है तो सबसे पहले काम इजराइल ने क्या किया? 1981 में इराक के न्यूक्लियर को स्ट्राइक करके इराक के न्यूक्लियर प्लांट को खत्म किया। ईरान ने फिर उसके बाद शुरुआत की, और ईरान के ऊपर पूरी नज़र इजराइल की थी। और यही कारण है कि IAEA ने अब कहा कि इनका जो इनरिचमेंट कैपेबिलिटी है वो 60% से ज़्यादा है। इनको 9 न्यूक्लियर बम बनाने की काबिलियत है, और इनकी जो भी कार्रवाई हो रही है ये IAEA के मुताबिक नहीं है, इसको ये पार कर चुके हैं। और इजराइल का मानना था कि ईरान जो है जिस तरीके से मिलिट्री एक्टिविटीज़ कर रहा है, जिस प्रकार से हरकतें कर रहा है, ये साफ दर्शाता है कि ईरान की जो इसके बाद जो उसकी नीयत है वो और ईरान पर जो अमेरिकी प्रतिबंध है उसकी वजह से भी आर्थिक स्थिति उसकी ऐसी नहीं है कि वो बहुत लंबे समय तक युद्ध को झेल सके। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, और यहाँ पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स लोकल ये भी दावा कर रहे हैं कि ईरान की ओर से हमले की आशंका के चलते इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट किया गया है। और यहाँ पर अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि इजराइल ने जो एक दिन पहले हमला किया था, बिल्कुल शुक्रवार सुबह 5:30 बजे भारतीय समय के अनुसार, ईरानी परमाणु और कई मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया गया था। 6 परमाणु वैज्ञानिक, आप जरा सोचिए, 6 परमाणु वैज्ञानिक और 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर्स मार गिराए गए हैं, दीपक वोहरा जी। लेकिन ईरान भी मानने को नहीं है तैयार, और चीन की भी अब इसमें एंट्री हो गई है। एक तरफ इजराइल और अमेरिका खड़े हैं, तो दूसरी तरफ चीन और ईरान। ईरान का वो, मैं इस वक्त एक बड़ी खबर है उसको लेते हुए फिर मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। इजराइल पर इराक ने बड़ा आरोप लगा दिया है। इजराइल पर इराक की ओर से बड़ा आरोप लगाया गया है, हवाई क्षेत्र इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। इजराइल पर इराक ने आरोप लगा दिया है कि हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल कर रहा है, वो ईरान पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं। इजराइल पर इराक का बड़ा आरोप। आपको बताते चले कि एक तरफ जब भी युद्ध की स्थिति होती है तो एक दूसरे पर कई तरह के आरोप भी लगाए जाते हैं। उसमें से कई आरोप बिल्कुल सही भी होते हैं, कई आरोप गलत भी होते हैं। दोनों ही तरफ से वॉर की एक टैक्टिक्स होती है जिसमें घेरने की कोशिश की जाती है। फिलहाल ये अपने आप में गंभीर आरोप है, हवाई क्षेत्र इस्तेमाल करने का आरोप लगाया जा रहा है। दीपक वोहरा जी। मैम, ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि कई आरोप लगाए जाते हैं, उसको कहते हैं ना द फॉग ऑफ वॉर। जंग में सबसे पहले मौत सिपाही की नहीं होती, सच्चाई की होती है। कि सच्चाई क्या नहीं लोग जानते। अब इराक का जो सिलसिला है वो तो पूरा अमेरिका के कंट्रोल के अंदर है, तो वहाँ की सरकार को बोला यार तू थोड़ा शोर मचा दे लेकिन रोकियो मत उनको। अगर तेरे पास क्षमता तो है ही नहीं, अगर होती भी तो तू नहीं रोक सकता है, तो बोल ही नहीं करना चाहिए, ये नहीं। ये सब चीज़ें होती हैं दिखाने के लिए। और मैम सेकंड चीज़, ईरान का जो आपने जिक्र किया, मेरे जो मित्र हैं जो ईरान में नहीं रहते, दूसरे देशों में चले गए ईरान, जब वहाँ पे क्रांति हुई थी, मैं बात करता रहता हूँ, हम लोग मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं, कहते हैं लोग सड़कों पे उतर आए। मैम 80%, आई रिपीट 80% इन्फ्लेशन, 80% कीमतें बढ़ रही हैं सालाना। वहाँ पर उनका करेंसी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बहुत चीज़ों की कमी है, बिजली नहीं है घरों में। ये लोग सड़कों पे उतर रहे हैं कि मुल्ला जी क्या मिला हमको ये सब करके। इजराइल अभी बैठा हुआ है, आपको ठोकता है जब उसका मन करता है, आप जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे, ये कर दूंगा वो कर, कुछ नहीं कर पा रहे। मेरा मानना है मैम कुछ ही समय में ये जो मुल्ला रेजिम है ये अब चली जाएगी, क्योंकि इन्होंने ईरानियन लोगों को कुछ नहीं दिया है तकलीफ के अलावा। और इजराइल की ओर से भी इसी बात की अपील की जा रही है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी।
इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल चाहता है कि ईरान को कमज़ोर कर दे, अगर हो सके तो ईरान में तख्ता पलट हो जाए। अमेरिका भी कोशिश कर चुका है। पिछले 10 साल में कम से कम 3 बार अमेरिका ने एक मॉडल डेवलप किया है जो कि CIA ईरान में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने ईरान में जितने असंतुष्ट लोग हैं, देखिए वहाँ हो रहा है, आयतुल्लाह खुमैनी की जो सरकार है वो बहुत ही धार्मिक कट्टरवादी सरकार है, और उन्होंने जब मोहम्मद रज़ा पहलवी को भगाया था तब क्या हुआ कि बड़ी तादाद में जो पढ़े लिखे लोग थे, एरिस्टोक्रेट्स थे, बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, डॉक्टर्स, यूनिवर्सिटी PhD स्टूडेंट्स, ये सब माइग्रेट करके उस वक्त चले गए थे यूरोप में और अमेरिका में। अब CIA इन्हीं की मदद से ईरान में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको एकत्रित करके इस प्रेजेंट जो आयतुल्लाह खुमैनी की जो रिजीम है उसके विरुद्ध मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका को लगता है, इजराइल को भी लगता है कि बहुत जल्दी वहाँ पर अंदरूनी हालत ऐसी हो जाएगी कि ईरान की जो पढ़ी लिखी आवाम है वो अपनी सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। तो इजराइल के इस हमले से शायद उस तरफ एक इशारा मिलता है। अमेरिका के सारे बेसेस जो हैं वो पर्शियन गल्फ के आसपास हैं, कुवैत, अबू धाबी, UAE, कतार, ओमान, सब जगह अमेरिका की फौज बहुत ही चाक चौबंद डिप्लॉयड है। तो एक छोटा सा पुश कर सकती है अमेरिका इजराइल की मदद से ईरान में तख्ता पलट के लिए। जी, अब दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, कुछ दर्शकों को हो सकता है ये जानकारी नहीं हो कि आखिर युद्ध के हालात इन दोनों देशों के मध्य क्यों बन गए। तो इजराइल की ओर से ये दावा किया गया कि दरअसल ईरान ने 9 परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल कर ली और इसी वजह से उस पर हमला करना बेहद जरूरी था। मध्य एशिया में शांति के लिए, शांति स्थायित्व के लिए यह जरूरी था। इस तरह के दावे इजराइल की ओर से किए जा रहे हैं, तो ईरान लगातार इसकी काट लेकर भी सामने आ रहा है। अब मैं सीधे आपके पास आते हुए लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, कल रात हमने देखा इजरायली PM नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की थी और मोदी ने नेतन्याहू को मध्य एशिया में शांति और स्थायित्व किस तरह से बरकरार रखे जाएं, इसके लिए उन्होंने कहा कि प्रयास किए जाने जरूरी हैं, लेकिन आगे आने वाले वक्त या फिर हालात कतई इस ओर इशारा नहीं कर रहे हैं कि मध्य एशिया में फिलहाल शांति और स्थायित्व इतनी जल्दी आएगी। देखिए चित्रा जी, इसमें कोई शक नहीं कि भारत चाहता है कि मिडिल ईस्ट में शांति बनी रहे, क्योंकि शांति का माहौल और जिस तरीके से चाहे ईरान से तेल अब आज की तारीख में भारत नहीं लेता है क्योंकि सैंक्शंस हैं, लेकिन क्योंकि रेड सी है वहाँ पे कंप्लीट जो तेल का आना जाना है, विश्व का तकरीबन 25% तेल वहाँ से गुजरता है। और यही कारण है कि अगर कहीं ना कहीं ईरान जो है हूदियों की मदद से या पूरा उस तरीके से उस इलाके को पूरा ब्लॉक कर दे या माइनिंग कर दे तो दिक्कत हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं। चाहे जिबूती पे US का बेस है, वहाँ पे चाइनीज़ भी हैं, जापानीज़ भी हैं, फ्रेंच भी हैं, काफ़ी कुछ है, लेकिन इतना आसान नहीं है। तो उसके बावजूद भी हमने लोगों ने देखा कि आना जाना जो है तेल का, और क्योंकि 25% तेल वहाँ से गुजरता है, उसको लेकर के ज़रूर हम लोगों को चिंताएँ हैं। और तेल के भाव जो हैं विश्व मार्केट में ऑलरेडी 10 से 12% बढ़ गए हैं। तो इसको देखते दूसरी बड़ी बात जो है हम देखते हैं कि बार बार जिस प्रकार से हम न्यूक्लियर बम बनाने की जो कार्रवाई की बात करें, हम लोगों ने देखा पाकिस्तान किस तरह कहता रहा, हम तो घास खाएंगे लेकिन हम इस्लामिक बम बनाएंगे। तो वो इस्लामिक बम पाकिस्तान ने तो बना लिया, चाहे वो चीन की मदद से बनाया, नॉर्थ कोरिया की मदद से बनाया, जैसे भी उन्होंने बनाया है। और उसी माफिक अब लगता है इजराइल को, शुरुआत से ही इजराइल को मालूम था कि ईरान का मकसद एक ही है कि यहूदियों का खात्मा, यहूदियों को बिल्कुल ख़त्म कर देना, इस विश्व से उनको हटा देना, वो हो नहीं सकता है। और यही कारण है कि ईरान को जिस प्रकार से उनको जो यूरेनियम का है 87% से ज़्यादा अगर उसका प्यूरिफिकेशन करने की काबिलियत ईरान में आ चुकी है, तो ज़रूर जैसे कल ही नेतन्याहू ने कहा कि 9 न्यूक्लियर बम बनाने की काबिलियत है, उन्होंने 2 बार उसको रिपीट किया, 9। तो ये मकसद ये साफ जाहिर करता है कि इजराइल जो है आज किसी भी तरीके से ईरान को न्यूक्लियर काबिलियत लेने नहीं देगा, ये ज़रूर है, चाहे ईरान का खात्मा हो या ईरान को। और यही एक मतलब द ओनली वे फॉरवर्ड इज रेजीम चेंज। बिल्कुल, क्योंकि रेजीम चेंज होगा तभी सब कुछ होगा, नहीं तो मुश्किल है, क्योंकि ईरान हार गया है, ये युद्ध हार गया है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, लेकिन उसकी ओर से जो पलटवार किया जा रहा है, मैं फौरन आ रही हूं दीपक जी, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। इजराइल के कई इलाकों में फिर से धमाके की आवाज सामने आई है। ईरान के मिसाइल हमले के बाद सायरन से आपको बताते चले कि लगातार वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। तेल अवीव के कई इलाकों में जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई है। बड़ी खबर, इजराइल के कई इलाकों में धमाके की आवाज सुनी गई है। ईरान के मिसाइल हमले के बाद सायरन से अलर्ट जारी किया गया है। तेल अवीव के कई इलाकों में जोरदार धमाके हुए हैं।
तेल अवीव, यरूशलेम में लगातार सायरन बज रहे हैं। इजराइल की तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तरफ इजराइल ने 200 फाइटर जेट से ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया। इजरायली ऑपरेशन में ईरान के 6 वैज्ञानिक, 20 मिलिट्री कमांडर मारे गए। ईरान ने वही बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायली रक्षा मंत्रालय को हिट करने का दावा किया है। दोनों ही तरफ से एक के बाद एक कई दावे किए जा रहे हैं। आपको बताते चले, इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ईरान को धमकी दी है, परमाणु समझौता करें वरना बड़ा हमला होगा। दीपक बोहरा जी। बिल्कुल सही फरमाया जो जनरल साहब कह रहे थे, कुलकर्णी साहब की ईरान चाहता है कि यहूदी दुनिया से गायब हो जाएं। 2005 की बात है, मैम खार्तूम में सूडान में मैं बैठा हुआ हूँ। ईरान के उस समय के राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद उनका नाम था, आजकल तो जेल में है। वो आया वहाँ पर मैम डिनर फंक्शन, मैं बैठा हूँ और कह रहा है कि इजराइल को जीने का अधिकार नहीं है, मिटा दो उसको दुनिया के नक्शे से। लेटर एट डिनर मैंने उसके किसी सहयोगी से पूछा, मैंने कहा ये क्या बोल रहा है तेरा आदमी? कहता है पता नहीं क्या बोल रहा है। वो बात वहीं पे उन्होंने खत्म कर। अगर ये आपकी पॉलिसी है कि उसको जीने का अधिकार नहीं है तो वो तो मारेगा। मैम मैं सच कहता हूँ, दिल से ये बात कह, आई डोंट नो अगर ग्रुपी साहब और जनरल साहब इसमें सहमत होंगे, मेरा दिल इजराइल की तरफ है मैम, मेरा मन भी उनकी तरफ। मेरा ख्याल अगर दुनिया में आप सर्वे करें 99% बोलेंगे यहूदी को जीने का अधिकार है। पावर पे यकीन करते हैं ना, शक्ति संतुलन बना रहे, कोई किसी पर हमला नहीं करे, शांति स्थायित्व कायम रहे। हम बुद्ध के देश हैं, युद्ध को नहीं मानते हैं। आप कह रहे हैं लेकिन आप इजराइल की ओर किसने आलोचना की है? इजराइल बोला है, लेकिन कौन जाएगा? मैम रूस भी खामोश है इसके अंदर इफेक्टिवली, क्योंकि वो उसका समझौता होगा। मैम देखिए मैं आपको ये बताता हूं, रूस ने क्यों यूक्रेन पर हमला किया। उसने कहा अमेरिका देख, तू तो समुद्र के उस पार बैठा हुआ है, तू नेटो को मेरी सीमा पर लेके आएगा तो मैं ठोकूंगा। इजराइल भी तो वही कह रहा है, तू हमास हिजबुल्लाह हुतियों को मेरी सीमा पर ले आया, मैं तुझे ठोकूंगा। यू कैन नॉट हैव एन एनिमी ऑन योर बॉर्डर। एनिमी जो 2000 किलोमीटर दूर है, आप मेरे उसको सीमा पर ले आए तो उसने ठोका और रुकेगा नहीं। नेतन्याहू साहब ने क्या कहा अपने लोगों को, आप घर में सामग्री रखिए, खाद्य पदार्थ रखिए, ये लंबा चलेगा। मैम ये लंबा चलेगा, इसके खत्म होने तक इजराइल विल एंश्योर, इजराइल के दोस्त एंश्योर करेंगे, अमेरिका है, बाकी जो भी यूरोपियन यूनियन है, जो मर्जी का है ऑफिशियली, वो सब एंश्योर करेंगे नेटो देश कि बहुत देर तक, कई सालों तक ईरान फिर उठ नहीं सकेगा। फाइनली मैं तो गया हूं उस एरिया में। मैं जब शाह का टाइम था ना मैम, शाह ईरान 1979 रेवोल्यूशन में चले गए थे, तो तेहरान से लोग, अमीर इरानियंस, टेल अवीव डायरेक्ट फ्लाइट में जाते थे, वहां के नाइट क्लब्स में शराब पीने, नाचने, ये करने। उसके बाद मुल्ला आए तो फिर सब कुछ बदल गया, लेकिन उनकी दोस्ती बहुत पुरानी, बहुत तगड़ी थी। अब वो सब खत्म हो गया है। एंड इजराइल, आई थिंक ऑल आई वांट टू से पिज्जा खॉन ले इजराइल। मैं ये हिब्रू में कह रहा हूं, अगर इजरायली लोग आपका प्रोग्रेस करें, जीत आपकी होगी। दुनिया पर एक आप बहुत बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं कि एक और देश को इस्लामिक बॉम्ब जो वो कहता है नहीं हासिल करने दें। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही जा रही है। मैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी से इसका जवाब लूंगी कि क्या वो इस बात से सहमत है या फिर नहीं। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है इजराइल को लेकर। ईरान का एक और बड़ा दावा सामने आया है। ईरान ने कहा है कि जवाबी कार्रवाई में इजराइल के 2 F-35 जेट हमने मार गिराए हैं। ईरान की ओर से इजराइल के संदर्भ में यह दावा किया गया है कि 2 F-35 जेट मार गिराए गए हैं। ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। साथ ही ईरान का दावा है इजराइल ने बड़ी संख्या में ड्रोन अटैक किया था, जिसे ईरान ने नाकाम कर दिया है। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अब इजराइल को लेकर ईरान ने यह बड़ा दावा किया है। ईरान की ओर से यह दावा किया जा रहा है तस्वीरों के साथ कि इजराइल के 2 F-35 जेट हमने मार गिराए हैं, और तस्वीरें भी जारी की जा रही हैं। इस पर जल्दी से ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी। जी हाँ, अगर वाकई ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम ने 2 F-35 विमानों को गिराया है तो ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ईरान के पास रूस द्वारा दिया हुआ S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, भारत में भी है। लेकिन अब तक सबको ये लगता था कि S-400 का जो सर्विलेंस रेडार है और S-400 का जो MGR है, मिसाइल गाइडेंस रेडार है, वो F-35 को पिकअप नहीं कर सकता है। जो रैकेज आप दिखा रहे हैं, ये मुझे F-35 का रैकेज नहीं लग रहा है। तो ये दावा है, इसकी पुष्टि करना अभी बाकी है। लेकिन ये तो पक्का है कि कोई फाइटर विमान गिराया हुआ है। ये टेल सेक्शन एक फाइटर विमान का ही है।
ये फाइटर विमान का ही है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि F-35 ये नहीं है जिसका दावा किया जा रहा है, लेकिन हाँ गिराया गया है ईरान की ओर से। अब ये जो दावा किया जा रहा है उसके दावे में कितना दम है, आगे आने वाले वक्त में अब इजराइल की ओर से इसका क्या जवाब दिया जाता है। लेकिन दोनों ही तरफ से आपको बताते चले, एक के बाद एक कई दावे भी किए जा रहे हैं। इसी के साथ ये तस्वीरें भी वहां पर जारी की जा रही हैं। लोकल मीडिया में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी लगातार एबीपी न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। ये तस्वीरें ईरान की ओर से सामने रखी गई हैं। ईरान का इजराइल पर यह जवाबी हमला है। ईरान की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने बड़ी संख्या में ड्रोन अटैक किए थे जिसे हमने नाकाम कर दिया है। साथ ही इजराइल के 2 F-35 जेट हमने मार गिराए हैं। लगातार ईरान की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि जवाबी कार्रवाई में इजराइल के 2 F-35 जेट हमने मार गिराए हैं। युद्ध के हालात में दोनों ही तरफ से एक के बाद एक कई दावे किए जाते हैं, तस्वीरें भी सामने रखी जाती हैं। ये बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश की जाती है कि हमने उनके इतने मार गिराए, हमने उनको इतना तबाह कर दिया। दोनों ही तरफ से इस तरह की टैक्टिक्स, पुराने युद्ध को आप उठाकर देखेंगे, मौजूदा जिस तरह का वॉरफेयर है उसको भी उठाकर देखेंगे, हर तरह से इसी तरह की तस्वीर सामने आती है। हमने पाकिस्तान के संदर्भ में भी देखा था कितना झूठा दावा पाकिस्तान की ओर से भी किया गया था भारत के संदर्भ में। दीपक वोरा जी, आपकी टिप्पणी, फिर संजय कुलकर्णी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। वो झूठी चीज तो वो कहेंगे ना मैम, वो तो आदी हैं उस चीज के, कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि जो हम कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। तो सबके हम शांतिपूर्वक हैं, हर चीज शांति चाहते हैं, बकवास करते हैं मैम। नोबडी बिलीव्स देम। मेरा ख्याल है ईरान के लोग भी अब भरोसा नहीं करते, क्योंकि मुल्ला लोगों ने कहा था कि हम ये बना देंगे वो बना देंगे, कुछ नहीं। जब पेट खाली है ना मैम, तो ये धर्म को जो पेट मुंह में ठूसते हो उसका कोई फायदा नहीं है। ये आपने तो हमारे इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन को लेकर तो आपने जानकारी दे दी है, लेकिन ईरान ने जो पलटवार करते हुए नाम दिया है ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? पहले भी उन्होंने ट्रू प्रॉमिस किया था कि हमने वादा किया था ना कि हम मिटा देंगे इजराइल को। यही वादा ट्रू प्रॉमिस हमारा है, कुछ नहीं करेंगे यार, चुप कर जाओ। आपके अपने लोग, आपके वो जो सुप्रीम लीडर हैं, 95 साल का है शायद मेरा ख्याल, वो खमैनी, तो कहाँ पे है वो इस समय? चला गया है कि जिंदा है? बताते क्यों नहीं हो हमको? कोई उसके साथ उसको टीवी पे लेके नहीं आ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग मैम, बट ये चीज स्पष्ट है, ईरान को अब वापस आने में, ट्रू प्रॉमिस हो चाहे फॉल्स प्रॉमिस हो, बहुत समय लगेगा। और ईरान के लोग, आपको याद है मैम, वो लड़की को मार दिया था क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे पहने थे वैसे पहने थे, कुछ कर रही थी। ये लोग तंग आ चुके हैं इस चीज़ों से। कब तक हम धर्म के नाम पर अपने पेट को हम काटते रहेंगे? दे वॉन्ट टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। हम लोग भी तो वही चाहते हैं, आतंकिस्तान के लोग भी तो वही चाहते हैं। जब तक उनकी वो इंटेलिजेंस एजेंसी या उनकी सीक्रेट पुलिस लोगों को ठोकती रहेगी, वो खामोश हो जाएंगे, लेकिन फिर उभरेंगे जिस दिन उनकी संतुलन शक्ति खत्म हो जाएगी। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। और देखिए, मिडिल ईस्ट की लड़ाई किस तरह से पूरी दुनिया तक आ गई है, लगातार तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं। और अपने जितने भी मेहमान हैं उनसे मौजूदा हालात आखिर इस तरह के क्यों बने, उसको लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी। लेकिन थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाना चाहेंगे, क्योंकि ये कोई आज की या फिर नई लड़ाई नहीं है। इतिहास के पन्नों को अगर हम खंगाल कर देखेंगे तो इजराइल और ईरान को लेकर तमाम तरह की बातें, अलग अलग तरह के वॉरफेयर, उसको हम सब ने किताबों में भी पढ़ा है। इसकी शुरुआत, अगर थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री आप बता पाए कि इसकी शुरुआत किस तरह से होती है, और मौजूदा वक्त में भी लगातार सुधार की कोशिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बार की गई, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली किसी को भी। चित्रा जी, इससे पहले कि उस पर मैं कहूँ, ये ट्रू प्रॉमिस 1 अप्रैल 2024, ट्रू प्रॉमिस 2 अक्टूबर 2024, हर बार में ईरान ने मस्जिद के ऊपर लाल झंडा लहराया और कहा कि हम इजराइल के बरखिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप बताइए, ट्रू प्रॉमिस 1 में क्या हुआ, ट्रू प्रॉमिस 2 में क्या हुआ? 900 उन्होंने मिसाइल फायर किए इजराइल के ऊपर, कितने उनके ऊपर लगे? कुछ भी नहीं हुआ। तो प्रॉमिस 1 भी बेकार गया, प्रॉमिस 2 भी बेकार गया, अब प्रॉमिस 3 बोल रहे हैं और लाल झंडा फिर लहरा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि ईरान में आज की तारीख पे वो काबिलियत है। अगर होती तो कुछ ना कुछ करते, पर वो काबिलियत इसलिए नहीं क्योंकि सारा जो लगातार जिस प्रकार से बर्बादी हुई है, और ये बर्बादी के लिए अगर हम देखें, मैं जैसे पहले भी बता रहा था, इजराइल का अस्तित्व 1948 में हुआ। इससे पहले जो है 1900 से लेकर के 1948 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इस दौरान ब्रिटेन की जिम्मेवारी और जरूरत क्या थी? तेल की। तेल कहाँ था? इराक में और ईरान में, उसको लेकर के कार्रवाई चल रही थी। तो उसके बाद जब तेल को देखते हुए ब्रिटेन ने इनके ही जो राजा पहलवी, उनके पिताजी रेजा को उन्होंने राजा बनाया। तो रेजा ने क्या कहा? अपना नाम इजराइल का, ये ईरान का नाम पहले क्या था? पर्शिया था। पर्शिया से उसने नाम बदली किया ईरान। ईरान मतलब द राइज ऑफ एरियंस।
और उसको देखते उनकी जो लीनिंग थी वो जर्मनी की तरफ चले गए, क्योंकि जर्मन में भी वही था। तो हिटलर की तरफ जाने के बाद उन्होंने उस राजा को हटाया और राजा पहलवी को लाया। और राजा पहलवी कौन है? उसी का लड़का है जो जिसने नाम बदली किया पर्शिया टू ईरान। और उसके बाद 1948 से लेकर के 1979 तक जैसे दीपक साहब बता रहे हैं, इतनी बढ़िया दोस्ती, यानी कि ईरान जो है, अगर जो भी मॉडर्न ईरान जिसे कहते हैं, उसमें बहुत कुछ हाथ था इजराइल का और अमेरिका का। लेकिन 1979 के बाद जब से ये रेवोल्यूशनर आया है, जब से ये मैं कहूँगा कि रेडिकल जो फॉर्मेशन हुआ, उस वक्त खोमेनी और आज खामेनी, इन दोनों ने मिलकर के ईरान को बिल्कुल, ईरान पर इजराइल का लगातार हमला जारी है। अब इजराइल ने पश्चिम ईरान के असादाबाद में हमला किया है। ईरान के असादाबाद में इजराइल ने हमला किया है। ईरान के मिसाइल डिपो को टारगेट किया गया है। हमले में ईरान को जबरदस्त नुकसान की खबर आई है। इजराइल की ओर से यह दावा किया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। असादाबाद ईरान की तस्वीरें हैं। मिसाइल ठिकाने पर इजराइल ने हमला किया है। आपको बताते चले, लगातार इजराइल की ओर से अलग अलग मिसाइल ठिकानों को निशाने। और एक बार जरा ऑडियो सुनते हैं। ऑडियो अब कीजिए और फुल फ्रेम में ये तस्वीरें भी दिखाइए। ईरान के मिसाइल डिपो पर किस तरह से जबरदस्त हमला किया गया है। आसमान में धुएं का गुबार। असादाबाद ईरान की तस्वीरें हैं। मिसाइल ठिकाने पर इजराइल का हमला हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने है। दीपक वोरा जी कोई बड़ी खबर दे रहे हैं। दीपक जी, कुछ बड़ी जानकारी आई है? जी, मेरे एक मित्र ने मुझे भेजा है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ हैं ग्रोसी साहब, उन्होंने ये कहा है, राफेल ग्रोसी, कि अब उनके पास सबूत है दैट रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन नातांज से ऊपर आ रहा है, बाहर निकल ईरान में जो उनका मेन बेस था, मेन न्यूक्लियर साइट था नातांज, जिसको इजराइल ने मारा है। अगर ये सही है मैम, फिर ये एक और जितने मर्जी लाल झंडे लहरा दो, ये बहुत खतरनाक चीज है फॉर द पीपल ऑफ ईरान। अगर वो रेडियो एक्टिव मतलब ये दावा किया जा रहा है या कंफर्म? नहीं, ये तो चेयरमैन ने कहा है, हेड ऑफ आईएईए। अब वो कहां से लाया ये मुझे पता नहीं है। सच बोल रहा है, बट वी ट्रस्ट हिम मैम। आफ्टर ऑल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो हेड है, उसने ये बोला है अभी कुछ देर पहले कि कंटामिनेशन, अब किसी ने उसका खंडन नहीं किया अभी तक। मेरे पास तो मैसेज आया है। अगर ये सही है, देन दिस इज अ न्यू लेवल तक ये चला गया है जंग। तो क्या ये माना जा सकता है कि इजराइल कामयाब हुआ जिस वजह से वो लगातार हमले कर रहा था? अगर ये बातें बिल्कुल सही साबित हुई तो? और चित्रा जी, यही नहीं, चेरनोबिल में जब रूस में हुआ था, उसको कवर करने के लिए कितना टाइम लगा और रेडिएशन को कंट्रोल में लाने के लिए, और आज भी चेरनोबिल में लोग नहीं है। तो समझ सकते हैं कि ईरान को खाली करना पड़ेगा, वो लोगों को छोड़ना पड़ेगा। इन्होंने ये जानकारी, ये बयान दिया है यूएन को, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, कि ये हो रहा है वहां पर। अब अपील तो होगी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, शांति शांति शांति। और वो एक बुजुर्ग है ना वहां पे, सर क्या नाम है? लेकिन ये यूएनएससी की बात बार बार हम कहते हैं, युद्ध के बुहाने पर खड़े हुए देशों को लेकर भी यूनाइटेड नेशन उतना स्ट्रांग कहां रह गया है। हम अगर उसको बस किताबों में, उसके पन्नों में पढ़ें, इतने आर्टिकल्स बनाए गए हैं, इतनी ताकत दी गई है, मानता कौन है यूएनएससी के दावों को? यूएनएससी लगातार, और हमने एक पक्षपातपूर्ण रवैया भी देखा है यूनाइटेड नेशन के जरिए दुनिया भर के देशों को लेकर। मान भी तो नहीं रहे हैं। यूएनएससी में शिकायत कर दी है, लेकिन इजराइल तो यहां पर कामयाब रहा ना, जो वो चाहता था अपने मकसद को हासिल करना। क्या ये माना जा सकता है? और ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, आप जरा फिर से दिखाइए। इस पर दीपक वोरा जी, मैं आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगी। इजराइल ने पश्चिमी ईरान के असादाबाद में हमला किया है और ये उसकी तस्वीरें हैं। जरा ऑडियो भी आप कीजिए, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे। ईरान के मिसाइल डिपो को टारगेट किया गया है और जिस तरह का हमला और धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है, अब वहां पर कुछ भी बच पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। दीपक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम, रुकने वाले नहीं है कोई भी एरिया उनका, अगर मिलिट्री से उसका कनेक्शन है या ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से, उसे ध्वस्त किया जाएगा। दिस इज वेरी क्लियर, उसको बिल्कुल फ्लैट कर देंगे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात की, वो जो गुटरगू जो है वहां के सेक्रेटरी जनरल, उनके पास दो चीजें हैं, मैक्सिमम रिस्ट्रेंट, कुछ भी हो, चंद्रमा पे भी सुनामी आ जाए, मैक्सिमम रिस्ट्रेंट, और कुछ कह नहीं पाता। अभी तो कह रहा है मैं बड़ा कंसर्न हूं, ये हूं वो, कुछ मुंह खोल रहा है अपना, लेकिन कोई सुनता नहीं। यू आर सो राइट मैम,
मैं सच्ची कहता हूँ, मैं यूनाइटेड नेशंस पे गया था अपनी लाइब्रेरी में, कोई किताब, मैंने कहा यूएन के बारे में कोई किताब दोगे? बोले इतिहास के सेक्शन में जाओ शायद मिल जाएगा। अभी कुछ नहीं है, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है यहाँ पर। वो बुढ़ा हो चुका है, 80 साल की बुढ़िया है, फॉरगेट अबाउट इट। लेकिन इजराइल विद द सपोर्ट ऑफ अमेरिका, अमेरिका सपोर्ट के बिना नहीं करेगा। वो एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच गया और उसके सारी सपोर्ट शिप्स हैं। इजराइल इज नॉट गोइंग टू स्टॉप, दिस इज अ फाइट टू द फिनिश। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, जल्दी से एक टिप्पणी इस पर मैं ले लेती हूं अपने सभी मेहमानों की। दीपक बोहरा जी, तो एकदम खुशी, आपको इतनी खुशी क्यों मिल रही है? मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले जल्दी से ग्रुप कैप्टन। देखिए, थोड़ा सा चिंता का भी विषय है, क्योंकि अगर वाकई यूरेनियम 235 का डस्ट और रेडिएशन हवा में मिला है, इसका ये मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग वेदर पैटर्न है हवा के रुख के हिसाब से, वो ईरान से बहते बहते इस मौसम में ईरान से जो हवा है वो पर्शियन गल्फ की तरफ चलती है। तो ये जो न्यूक्लियर डस्ट है, इसका जो रुझान होगा ये हवा के साथ बहते बहते कुवैत, अबू धाबी, ओमान, यूएई की तरफ भी आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये डस्ट कभी क्लियर नहीं होती है। इसकी कंटेमिनेशन अगले 50 साल 100 साल तक ज़मीन के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर, जानवरों के अंदर, पानी के जो स्रोत हैं उसके अंदर घुल मिल जाते हैं। अगर ऐसे पेड़ पौधों को, जानवरों को या पानी का इस्तेमाल ह्यूमन बीइंग करते हैं तो उनके शरीर में जो कंटामिनेशन होता है वो आने वाली पीढ़ियाँ, शायद बच्चे भी थोड़ा टेढ़े मेढ़े पैदा होते हैं, डीएनए में इफेक्ट आ जाता है जी। और हम सब ने देखा था जब जापान के ऊपर हमला किया गया था, हालांकि ये बहुत साल पहले की बात है, लेकिन उसके बाद भी हालात वहां पर किस तरह के रहे थे, इस पर मैं अपने बाकी मेहमानों से जानकारी लूंगी। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, इजराइल में अमेरिकी राजदूत का बड़ा बयान आया है। कल की रात काफी भारी थी। अमेरिकी राजदूत की ओर से यह कहा गया है ईरान के हमले का जवाब दिया गया है। अमेरिका की ओर से भी लगातार एक के बाद एक, चाहे वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर अमेरिका के तमाम जो राजनयिक हो, उनकी ओर से जो बयान दिया जा रहा है। इजराइल में अमेरिकी राजदूत का ये बड़ा बयान सामने आया है। कल की रात काफी ज्यादा भारी थी, ईरान के हमले का जवाब दे दिया गया है। दीपक बोहरा जी, जल्दी से एक टिप्पणी, और वो जो आपके दोस्त ने आपको मैसेज भेजकर कंफर्म किया था, वो खबर भी अपने दर्शकों से साझा कर दिया हमने बयान के साथ। आपने तो बता ही दिया है, कंफर्म कर दिया है। आप मुझे और 60% यूरेनियम संवर्धन जहां पर होता था उसको तबाह कर दिया। मैं ये बहुत जल्दी से समझा देता हूं मैम। हाँ। यूरेनियम जब आता है जिससे आप न्यूक्लियर हथियार बनाते हैं, तो वो बहुत लो ग्रेड का होता है, हथियार नहीं बना सकते। तो एक मशीन होती है, उसको सेंट्रीफ्यूज कहते हैं, वो बहुत तेजी से घूमती है और 1-2 साल के अंदर वो यूरेनियम अपने आप बढ़ता जाता है, उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। अब नातांज में ये अंडरग्राउंड थी मशीनें, तो ऊपर का जो इमारत थी वो तो नष्ट कर दी, लेकिन उसके साथ साथ बिजली भी खत्म होगी। और जब बिजली खत्म होती है, सेंट्रीफ्यूज फट जाता है। उसको 24/7 अनइंटरप्टेड बिजली चाहिए, वो नहीं मिली, फटा, कंटेमिनेशन बाहर निकला है। अंदर जमीन के नीचे जाने की जरूरत नहीं थी, बिजली को उड़ा दिया आपने, पावर सप्लाई को, फिनिश, गेम ओवर। अब आप कह रही मैं खुश क्यों हो रहा हूं? मैम देखिए, ये जो मुल्ला जी हैं वहाँ के, ईरान के, वो भाषण एक दे रहे थे, कहीं यूएन में था या कहीं और किसी ओकेजन पर दे रहे थे कि देखिए जी, मुसलमानों पर पूरी दुनिया में अत्याचार हो रहे हैं, गाजा में हो रहा है और कश्मीर में हो रहा है। अबे मुल्ले, पता भी है कश्मीर कहाँ पर है जो आप बोल रहे हैं वहाँ पर, और फिर कहते हैं कि भारत मेरा दोस्त है। इस तरह के बयान क्यों देते हो? वो सठियाया नहीं है, वो नबियाया गया है। दिस काइंड ऑफ थिंग। अगर फिर दोस्ती चाहते हो, सॉरी, इसीलिए मैं मुस्कुरा रहा था। अच्छा हुआ आपने ठोका इजराइल, उसको ठोकते जाओ जब तक वो घुटने पूरी तरह से नहीं टेक देता। और संजय कुलकर्णी जी, आपने कहा कि पहले ही घुटने टेक चुका है यहाँ पर ईरान इजराइल के सामने। देखिएगा, कोई शक और नहीं एक बार है। वो जो परमाणु वाली खबर आई है उस पर भी आप देखिएगा, नातांज का जो है कंप्लीट न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट जो है, 1 लाख सेंट्रीफ्यूज, 1 लाख सेंट्रीफ्यूज का वो कैपेसिटी है उधर, जिस प्रकार से वो यूरेनियम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 60% से भी ज़्यादा एनरिचमेंट, वो तो कह रहे हैं 80% एनरिचमेंट, यानी कि अगर वहाँ तक पहुँच गया है तो न्यूक्लियर बम बनाने में जस्ट एक क्वेश्चन ऑफ 1 स्क्रू। और ये भी कहना बार बार जो ईरान कह रहा था हम अपने पीस के लिए कुछ नहीं है। ईरान शुरू से कहता हुआ 1979 से लगातार ईरान ये कहता है कि हम यहूदियों का अस्तित्व खत्म करेंगे। अगर उस मकसद से ही ईरान 1979 का रेवोल्यूशन हुआ है, इसीलिए 1981 में इजराइल ने इराक के न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद किया 81 में, और लगातार उसके बाद न्यूक्लियर साइंटिस्ट किसके मार रहा है? इजराइल, ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को लगातार मार रहा है, इससे में कोई शक नहीं है। और अब जो हमला हुआ है राइजिंग लायन की तरफ से, 6 टॉप नॉच न्यूक्लियर साइंटिस्ट डेड, 3 टॉप नॉच आर्मी जनरल डेड, न्यूक्लियर लेबोरेटरीज डिस्ट्रॉयड, एयर डिफेंस डिस्ट्रॉयड। मतलब ईरान उठने में, इतना बड़ा देश,
इतनी पुरानी सभ्यता और बिल्कुल भी, और मतलब मैं कह रहा हूँ घुटने क्या टेकने, लगता है कंप्लीट सरेंडर। और कौन आएगा? नोबडी रीइंफोर्सेस फेलियर, नोबडी विल रीइंफोर्स अ फेलियर। और ईरान आइसोलेट हो गया है। अब कह रहे हैं चीन आएगा, मुझे नहीं लगता है कि चीन किसी प्रकार से मदद करेगा। दो चीन और ईरान के बीच में $400 बिलियन का 20 साल का एनर्जी को लेकर के एक डील है। वैसे ही $300 बिलियन का 20 साल के लिए गैस को लेकर के रूस के साथ ईरान का डील है। उसके बावजूद भी कोई भी देश आज की तारीख में ईरान की मदद करने नहीं आएंगे, क्योंकि ईरान की जो सोच है, हम चाहते हैं सब रहे। हम कहते हैं यहूदी भी रहे, मुसलमान भी रहे, हिंदू भी रहे, सब रहे, क्रिश्चियन भी रहे, सिख भी रहे, जैन रहे, बौद्ध रहे, सब रहे। लेकिन ये जो सोच है कि हम यहूदियों को खत्म करके उनको खत्मा करेंगे, ये सोच खराब है और किसी भी तरीके से इस सोच का खत्म होना जरूरी है।